चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज जो हमने पिछले वीक 20 किया था 20, उसके आगे हम लोग आज करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट सवाल है इसमें 21 का, वो है डिफाइन चिल्ड्रेन होम। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था चिल्ड्रेन होम और एक होता है ऑब्जर्वेशन होम। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी बताया था। तो ये यहाँ पे जो पूछ रहा है आपका चिल्ड्रेन होम, ठीक है, चिल्ड्रेन होम के लिए होता है, तो चिल्ड्रेन होम होता है जो बच्चों को नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछले सप्ताह अच्छे से बताया था कि ये जो हमारा जेजे एक्ट है, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसमें बच्चों को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ चाइल्ड। फर्स्ट टाइप के चाइल्ड है इसके अंदर चिल्ड्रन चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है, और दूसरे टाइप के बच्चे हैं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, ये 2 टाइप के बच्चे होते हैं। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जो होता है, ये बच्चे होते हैं ऐसे बच्चे जो अपराध कर चुके होते हैं। ठीक है, या जिसके ऊपर अपराध का जो है एलिगेशन लगा हो। तो कोई ऐसा बच्चा जिसके ऊपर कोई क्राइम करने का जो है उसके ऊपर आरोप लगा हो या उसने किए हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है, ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं, ठीक है, जो अबेंडन्ड है, या जो बच्चे सड़क पे पाए जाते हैं, ठीक है, या अब्यूज्ड चाइल्ड जिसको मतलब परिवार वाले ने बहुत सताया और भाग गया, ऐसा कोई चाइल्ड, ठीक है, जिसको अब्यूज चाइल्ड बोला जाता है। अगर ऐसे बच्चे, ऑर्फन बच्चे, अनाथ बच्चे अगर कहीं पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको जो है नीड और केयर की जरूरत है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को क्या बोला जाता है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, और दूसरा जो चाइल्ड होता है वो ऐसे बच्चे जो अपराध कर चुके होते हैं या अपराध का एलिगेशन उनके ऊपर लगता है, ठीक है, तो उनको बोला जाता है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक, ये जो हमारा चिल्ड्रन होम है, चिल्ड्रन होम उन बच्चों के लिए बनाया जाता है जो बच्चे चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले हैं। ठीक है, जिनको जरूरत है, जिनके पास घर नहीं है, स्ट्रीट चिल्ड्रन हो गए, अबेंडेंड हो गए, ऑर्फन हो गए, अब्यूज चिल्ड्रन हो गए। ठीक है, तो इन लोगों के केयर के लिए, इन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए ये चिल्ड्रन होम बनाया जाता है। ठीक है, चिल्ड्रन होम जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म, जब तक बच्चे बड़े ना हो जाए, खुद के पाँव पे खड़े ना हो जाए, ठीक है, तब तक उनको चिल्ड्रन होम में रखा जाता है। जबकि ऑब्जर्वेशन होम क्या होता है, टेम्पररी स्टे होता है किसी भी बच्चे का, जब तक उसका ट्रायल चालू है तब तक उनको उस रूम में, उस ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है। ठीक है, ये है ये जो आपका चिल्ड्रन होम है, चिल्ड्रन होम में जो बच्चों को रखा जाता है वो रखा जाता है केयर, प्रोटेक्शन, एजुकेशन, रिहैबिलिटेशन और री इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, कि वो सोसाइटी में वापस से जा पाए, उसको रिहैब कर दे, उसको प्रोटेक्ट करे, उसको अगर पढ़ना है तो एजुकेशन दे, ये सारी सुविधाएं चिल्ड्रन होम में दी जाती है। जबकि ऑब्जर्वेशन होम क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होम का मेन पर्पज होता है कि जो बच्चे का कस्टडी लिया गया है, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रायल, तो वो सेफ रहे। ऐसा ना हो कि उसको कहीं पे भी रख दे ट्रायल के दौरान और कोई बड़े बड़े जो अपराधी होते हैं वो उसको मार पीट दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों की, जो बच्चे अपराधी हैं, ऐसे बच्चों की सेफ कस्टडी हो, इस पर्पज के लिए हम उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चिल्ड्रन होम भी समझ में आया होगा और आपका ऑब्जर्वेशन होम भी समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, हाउ इज अरेस्ट मेड, अरेस्ट कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी अपराध, मैं शुरू से बताता हूँ, कोई भी अपराध होगा, ठीक है, अपराध 6 टाइप का होता है, ये पहले ही बता दिया था मैंने। जब कोई कॉग्निजेबल अपराध की सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज करती है। ठीक है, एफआईआर सेक्शन 173 के अंदर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस के पास पावर आ जाता है कि वो उस अपराध का इन्वेस्टिगेशन करे। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोई अक्यूज्ड है तो उसको अरेस्ट करे। ठीक है, अब अक्यूज्ड को अरेस्ट कैसे किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि गए और अक्यूज्ड को पकड़ लिया ऐसे करके, मतलब दोनों हाथ से, ऐसा नहीं होता। अरेस्ट का मतलब होता है, उनको बोला जाता है कि यू आर अंडर अरेस्ट।
मतलब मुंह से बोला जाता है, ऐसा नहीं है कि उसको जाके दबोच लो, ऐसा नहीं होता है। उनके पास जाके उनको बोला जाता है कि भाई तुमको अरेस्ट करने आए हैं, तुम मेरे साथ चलो, ठीक है, तुमको इस फला फला अपराध में अरेस्ट करने आए हैं। तो जो भी वहां पे रहेगा उनका जो एक गवाह होता है जिनके सामने अरेस्ट किया जाता है ना, उनका भी सिग्नेचर लगता है, उसको बोलते हैं अरेस्ट मेमो, ठीक है। कोई भी बंदा जिसको अरेस्ट किया जाता है, उसको जहां से भी अरेस्ट किया जाएगा वहां पे किसी एक विटनेस का सिग्नेचर लगेगा और वहां पे ऑन द स्पॉट, ठीक है, अरेस्ट मेमो बनाया जाता है, उस पे अरेस्टी का भी सिग्नेचर होता है। अरेस्टी का मतलब जो बंदा अरेस्ट हो रहा है, उस पे टाइम लिखा रहता है, जगह लिखा रहता है, ये सब रहता है, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि अरेस्ट कैसे होता है, हाउ इज एन अरेस्ट मेड। तो अरेस्ट जो मेड होता है वो फिजिकली टच वच नहीं करते, ऐसे नहीं कि जाको एकदम दबोच लो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ वहां पे जाते हैं, उनको बोलता है कि भाई हम आपको अरेस्ट करने आए हैं, आप मेरे साथ चलो, फिर उनको लेके जाया जाएगा। कोई बहुत बड़ा अपराधी है, कुख्यात अपराधी है, ठीक है, वो भाग सकता है तो पुलिस ज्यादा से ज्यादा उसको, वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हथकड़ी, ठीक है, वो लगा सकता है। तो ये ऐसे होता है अरेस्ट मेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग का मतलब होता है ना बार्गेन करना। आप लोगों को पता होगा, हम भाजी लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भाजी वाला बोलता है परवल या गोभी 60 रुपए किलो, आप कैसे बोलते हो, 50 का लगाओ तो 1 किलो दे दो, बोलते हैं ना। तो बार्गेन का मतलब क्या होता है, मतलब मोल भाव करना। तो ऐसे ही ये जो होता है ना आपका प्ली बार्गेनिंग, ये कोर्ट में होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई अक्यूज है और कोई विक्टिम है, दोनों का वकील आपस में बैठेगा और बोलेगा कि भाई देखो मैं अपना अपराध स्वीकार कर लेता हूँ, ठीक है, तो आपका भी टाइम जाया नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा, तो आप ऐसे करना कि मेरा सजा जो है कम करवा देना, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, मैं मान के चलिए मैंने किसी के यहाँ पे चोरी करा, ठीक है। अब जिसके यहाँ पे चोरी किया उसने थेफ्ट का जाके कंप्लेन कर दिया, मेरे पे एफआईआर हो गया, ठीक है, अब केस बन गया। अब मैं क्या चाह रहा था कि यार मैं देखो मैंने चोरी किया, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं मान लेता हूँ कि मैंने चोरी किया है, ठीक है, और मैं आपका सामान भी वापस कर देता हूँ, तो आप कम से कम बोलना कोर्ट में कि सजा दे, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं प्ली बार्गेनिंग। अक्यूज्ड के लॉयर, ठीक है, या मान के चलिए आपका ये क्या बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दोनों मिल के, ठीक है, आपस में बैठ के सहमति से कि भाई मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो आप ऐसा करना कि आप सजा कम करवा देना कोर्ट में बोल के, ठीक है। तो वो भी मान जाते हैं कि ठीक है भाई मेरा भी इतना सालों साल जाता है इसको कन्विक्ट कराने में, ठीक है। अब ये अगर तुरंत मान जाता है तो कोर्ट का टाइम भी बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, ठीक है। तो ऐसे मामले में आप प्ली बार्गेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप प्लीड गिल्टी करते हो, सामने वाला एग्री हो जाता है कि ठीक है इसको सजा कम कराएंगे कोर्ट में बोल के कि इसने मान लिया है तो कम से कम सजा दिया जाए। तो जो ये विक्टिम का लॉयर है ना, अगर वो सामने से बोलता है कि साहब इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसको अपने गलती पर पछतावा है, मैं कोर्ट से दरखास्त करता हूँ कि कम से कम इसको सजा दिया जाए, तो कोर्ट भी मानता है कि जब सामने वाला बोल रहा है कम दो तो हम कौन होते हैं ज्यादा देने वाले, ठीक है ठीक है। तो लेकिन ये हमेशा याद रखना, ये जो प्ली बार्गेनिंग का मामला है वो लेस सीरियस ऑफेंस में होता है, ठीक है, छोटे मोटे मामले में। ऐसा नहीं है कि मर्डर करके आप प्ली बार्गेनिंग कर लो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। प्ली बार्गेनिंग का मतलब है कोई छोटा मोटा अपराध है, तो सामने वाला मान रहा है कि हमने किया है, तो दूसरा जो सामने वाला वकील है वो बोलेगा ठीक है मैं कोर्ट में आपको बोलूंगा कि कम से कम सजा देना, ठीक है। तो ये हम उधर जो है ना कोर्ट में बार्गेन करते हैं, ठीक है, कि भाई मैं कबूल कर लेता हूँ तुम कम करा देना, सिंपल, ठीक है। तो ये होता है प्ली बार्गेनिंग। मैं पढ़ भी देता हूँ आप लोगों के लिए। प्ली बार्गेनिंग अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अलाउज एन अक्यूज्ड पर्सन टू प्लीड गिल्टी टू अ लेसर ऑफेंस और receive a reduced sentence in exchange for concession from the prosecution. Essentially, it's a process where a defendant agrees to plead guilty to a less serious charge or receive a lighter punishment than what could be imposed after a full trial. ठीक है, आफ्टर अ फुल ट्रायल क्या होगा, जब पूरा केस चल जाएगा तो कोर्ट को जो सही लगेगा वो देगा, बराबर। लेकिन अगर आप पहले ही प्लीड गिल्टी करके सामने वाले से बात कर लो, ठीक है, तो हो जाएगा ना, वो सामने से बोल देगा कि इनको कम से कम सजा दिया जाए, तो इसको बोलते हैं प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडेबल ऑफेंस, ठीक है।
तो कंपाउंडेबल ऑफेंस तो बार बार मैंने बताया था। कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा अपराध जो लेस हीनियस हो, ठीक है, और विक्टिम और अक्यूज्ड दोनों कॉम्प्रोमाइज के बेस पर मामले को सेटल कर लेता है, ठीक है, विड्रॉ कर लेता है, डिसकंटिन्यू कर लेता है, खत्म कर लेता है, रिजॉल्व कर लेता है, सब एक ही बात है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कंपाउंडेबल ऑफेंस। ये हीनियस ऑफेंस में नहीं हो सकता कंपाउंडेबल, ये लेस हीनियस होता है तभी आपका कंपाउंडेबल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। सर्च वारंट जो है कब इशू किया जा सकता है, ठीक है। मान के चलिए कोई भी ये इन्वेस्टिगेशन चालू है, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन चालू है तो पुलिस को पता चला है कि किसी पर्टिकुलर घर में कोई ऐसे दस्तावेज हैं जो उनके इन्वेस्टिगेशन में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पुलिस वाला डायरेक्टली तो किसी के घर में नहीं घुस सकता ना, तो वो क्या करते हैं, सर्च वारंट इशू कराते हैं कि सर मुझे पर्टिकुलर प्लेस को सर्च करना है, तो आप मुझे जो है ऑर्डर दे दीजिए। तो जो कोर्ट ऑर्डर देगा ना कि आप इस पर्टिकुलर एरिया को सर्च कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सर्च वारंट, ठीक है। ये किसी व्यक्ति को भी ढूंढने के लिए ये किया जा सकता है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है या कोई ऐसा सामान है जो इन्वेस्टिगेशन में रेलेवेंट है, ठीक है, तो उसको सर्च और इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट के द्वारा दिए गए ये ऑर्डर होते हैं जिसको सर्च वारंट कहा जाता है, ठीक है। पढ़ देता हूं मैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अ सर्च वारंट में बी इशूड बाय अ कोर्ट व्हेन it has reason to believe that a person summoned to produce a document or thing will not do so, or when the location of a relevant document or this thing is unknown, when a general search or inspection is deemed necessary for the inquiry, trial or other proceeding. Specifically, section 96 of the BNSS outline condition under which a search warrant may be issued, ठीक है। तो सेक्शन 96 आप पढ़ेंगे तो वहां पे दिया गया है कि कब कब सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। तो सर्च वारंट मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में या ट्रायल में, ठीक है, अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए जिसकी जरूरत है, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट अभी तक कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया है और पता चला है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये डॉक्यूमेंट मिलेगा, ठीक है, तो कोर्ट जो है वारंट इशू करता है कि आप जाइए उस पर्टिकुलर प्लेस को सर्च कीजिए, ठीक है, वहां पे क्या पता मिल जाए। तो यही जो ऑर्डर होता है कोर्ट का उसको बोलते हैं सर्च वारंट। वो फॉर्मल होता है, लिखा हुआ होता है एक पेज पे, मैं कभी भेज दूंगा आप लोगों को सर्च वारंट का फॉर्मेट, ठीक है। उस पर पूरा लोकेशन का, किसी का घर है तो ऑनर का सारा डिटेल उसमें रहता है, किस पर्पज से सर्च कर रहे हैं वो भी उसमें लिखा होता है, ताकि सामने वाले को ये न लगे कि कौन वो आ गया मुंह उठा के सर्च मार, ठीक है। ऐसा प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए जब आप सर्च वारंट करने जाते हो, तो नेम प्लेट जो होता है वो विजिबल होना चाहिए, ठीक है। ये सारा मतलब उसमें कंडीशन लिखा हुआ है 96 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइंड प्रोबेशन ऑफिसर। जब जेजे एक्ट पढ़ेंगे ना तो जेजे एक्ट के अंदर कोई ये जो अपराधी होते हैं ना जेजे एक्ट के अंदर, ठीक है, उसमें कुछ कुछ मतलब जैसे कोई अपराधी है वो ऑब्जर्वेशन होम में गया, ठीक है, वो उसको मतलब कोर्ट ने वो कर दिया, पनिश दे दिया, पनिशमेंट, ठीक है, लेकिन लगता है ऐसा कि कोई बच्चा जो है वो सुधर सकता है, ठीक है, तो जो बच्चे का निगरानी करता है ना वहां पे उसको बोला जाता है प्रोबेशन ऑफिसर, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, वो चिल्ड्रन जो कन्फ्लिक्ट विद लॉ रहता है ना उसको देखभाल करने के लिए, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा है या सुधर गया तो उसको प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाता है कि अब जाइए आपकी सेवा समाप्त हो गई। तो वो होता है प्रोबेशन ऑफिसर। जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ जो होते हैं ना, जिस बच्चे को और जो जिसको जहाँ रखा जाता है ना ये ऑब्जर्वेशन होम में, तो वहां पे जो ऑफिसर होता है उसको प्रोबेशन ऑफिसर कहा जाता है, ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं कि बच्चे का जो कस्टडी है वो सेफ रहे, बच्चे को रिहैब अच्छे से किया जाए, ये सब, ठीक है। अगर बच्चा खुद से भी जो है बहुत समझदार है और ऐसा लगता है प्रोबेशन ऑफिसर को कि ये अब समाज में रहने लायक हो गया है, ठीक है, रिहैब हो गया है ये, तो उसको छोड़ दिया जाता है, फिर उस बच्चे को रखा नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफाइंड ऑफेंस अंडर बीएनएसएस। बीएनएसएस के अंडर बोल रहा है आपको कि ऑफेंस को डिफाइन करें। तो मैंने बताया था एक ही लाइन में, एनी एक्ट और ओमिशन विच इज पनिशेबल अंडर लॉ इज कॉल्ड ऑफेंस, ठीक है। कोई भी ऐसा एक्ट
या ओमिशन जो किसी लॉ में पनिशेबल है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफेंस बोलेंगे, ठीक है, अपराध बोलेंगे। यही अपराध 6 टाइप का होता है जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। कुछ स्टूडेंट नए हैं तो मैं बता दूं 6 टाइप के ऑफेंस में सबसे पहला होता है आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तीसरा होता है बेलेबल ऑफेंस, चौथा होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस, पांचवा होता है कंपाउंडेबल ऑफेंस, छठा होता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ठीक है, अगर नेचर वाइज डिवाइड करें तो 2 तरीके का होता है, एक होता है हीनियस ऑफेंस और एक होता है लेस हीनियस। ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया ऑफेंस, पढ़ देता हूं मैं। हिंदी भारतीय नागरिक भारतीय न्याय संहिता यहाँ पे दे दिया है, गलत है वो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एन ऑफेंस इज डिफाइंड एज एनी एक्ट और ओमिशन दैट इज मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ। ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, वही है। नेक्स्ट है आपका हु इज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो होता है सरकारी वकील। ठीक है, मैं आपको बता दूं कोई भी अपराध जो बड़े बड़े होते हैं, हीनियस नेचर के होते हैं, ठीक है, वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, कैसे, तो देखिए अगर मैं नागरिक हूं इस देश का, ठीक है, तो मेरे फंडामेंटल राइट है ना आर्टिकल 21 के अंदर, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, तो मेरे लाइफ को प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी किसका है, गवर्नमेंट का है। अगर मुझे कुछ होता है, ठीक है, कोई कोई ऐसा एक्ट करता है जिसके कारण मेरे लाइफ को जो है थ्रेट पहुंचा है, तो उसके लिए इनडायरेक्टली जिम्मेदार कौन है, गवर्नमेंट। क्योंकि मैंने गवर्नमेंट को चुना है तो मेरे हेल्थ का, मेरे राइट का प्रोटेक्शन उसी के हाथ में है ना। ठीक है, तो जब आपके साथ कुछ होता है तो ये इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, गवर्नमेंट होगा। तो इसीलिए बड़े बड़े अपराध में गवर्नमेंट आपका साथ देती है, आपके लिए लड़ती है। ठीक है, क्योंकि आपका राइट वायलेट होता है, राइट टू लाइफ। ठीक है, और दूसरी तरफ से देखें तो कोई भी क्राइम जो होता है वो छोटे मोटे होते हैं तो वो तो इंडिविजुअल के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे डिफेमेशन हो गया, तो मैंने अगर शिवानी मैडम को डिफेम किया तो हम दोनों का मामला हो गया, हम दोनों के मामले से सरकार को क्या है और किसी तीसरे बंदे को क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन जो हीनियस ऑफेंस होते हैं, मर्डर हो गया, रेप हो गया, इससे क्या होता है पूरा सोसाइटी जो है इफेक्ट होती है। ठीक है, हर बच्चा, अगर किसी समाज में किसी का मर्डर हो, सारे बच्चे डर जाएंगे, पूरा सोसाइटी खौफ में आ जाएगा, बराबर। तो जो बड़े बड़े अपराध होते हैं उसका इफेक्ट जो होता है सोसाइटी पे पड़ता है, इसीलिए भी गवर्नमेंट जो है वो मैटर लेती है। ठीक है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। किस लिए अपॉइंट करता है, तो जो विक्टिम होता है, चाहे वो मर्डर का विक्टिम हो, चाहे वो रेप का विक्टिम हो, चाहे वो एसिड अटैक का विक्टिम हो, कोई भी विक्टिम हो, ठीक है, उनको जो है न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने तरफ से वकील उतारती है, जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। ठीक है, वो जो है सरकार के मतलब सरकार के पक्ष में अपनी बात रखता है कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो सरकार का पक्ष क्या होगा, जो विक्टिम का पक्ष होगा वही सरकार का पक्ष होगा। तो ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव एनी टू राइट्स ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, जो अक्यूज पर्सन है उसके 2 राइट्स आपसे पूछे जा रहे हैं कि क्या क्या उनका राइट्स होगा। अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एन अक्यूज्ड पर्सन हैज सेवरल राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। सबसे पहला, ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति को पुलिस अगर अरेस्ट करने आता है तो ये पुलिस की प्राइमरी ड्यूटी है कि वो उसको बताए कि वो किस केस में उसको अरेस्ट करने आया है, किस ग्राउंड पर। ठीक है, तो ये जो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, ये एक राइट है अक्यूज्ड का। ठीक है, तो अक्यूज्ड का राइट है तो इनडायरेक्टली पुलिस की ड्यूटी हो जाती है कि वो उसको बताए। ठीक है, पहली बात। दूसरा है राइट टू कंसल्ट विद यहाँ पे छूट गया है, विद अ लीगल प्रैक्टिशनर और एडवोकेट। ठीक है, मतलब उनको जो अक्यूज्ड पर्सन को दूसरा राइट ये भी है कि जैसे ही उसको अरेस्ट किया जाता है वो पुलिस वाले से बोल सकता है कि मुझे अपने वकील से मिलना है। ठीक है, या मुझे एक वकील हायर करना है और उनके साथ कंसल्टेंट करना है। ठीक है, तो ये भी दूसरा राइट उनके पास होता है। और भी बहुत सारे राइट है। तीसरा राइट ये भी हो सकता है कि वो अपने पेरेंट को चाहे सूचना देना तो वो दे सकता है, वो बोलेगा पुलिस को कि मुझे मेरी मम्मी को बताना है कि मुझे ऐसे ऐसे अरेस्ट किया गया है। तुरंत पुलिस बोलेगा ठीक है नंबर बताओ, मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये भी राइट है उनका।
चौथा राइट अक्यूज का ये भी है कि राइट टू बी साइलेंट, ठीक है। अगर किसी अक्यूज को कुछ नहीं बोलना है तो वो नहीं बोलेगा, वो चुप भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि राइट टू साइलेंट जो है राइट टू अंडर आर्टिकल 19 में आता है, ठीक है। जैसे आपको बोलने की आजादी है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो आपको चुप रहने का भी आजादी है अंडर आर्टिकल 19, ठीक है। तो आपके ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता कि आप बोलो ही। आप अगर चाहो कि मुझे नहीं बोलना है कुछ तो आप नहीं बोलो, साइलेंट रह सकते हो। तो अंडर आर्टिकल 19 में भी है और अंडर आर्टिकल 22 में भी है कि आप साइलेंट रह सकते हो, ठीक है। तो ये होता है। तो ये हो गया आपका 4 राइट बता दिया मैंने, हालांकि पूछा 2 ही था। अगला क्वेश्चन है आपका वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ पार्डन, ठीक है। पार्डन का मतलब होता है वो क्षमा याचना करते हैं ना, पार्डन, कि भाई मुझे माफ कर दो, उसको बोला जाता है पार्डन, ठीक है। तो कंडीशन पूछा जा रहा है कि किसी को हम माफ कब कर सकते हैं, ठीक है। तो खास करके सेक्शन 343 में बताया गया है अकॉम्प्लिस के बारे में, कि कोई भी बंदा है, जैसे मान के चलिए मैं मर्डर करने गया था एग्जाम्पल फॉर, और मैं साथ में ले गया था राहुल को, ठीक है, कि चल ना तू सिर्फ बताना कि वो आ रहा है और मैं सीधा उसको मार दूंगा, ठीक है। तो राहुल मेरे साथ गया। अब यहाँ पे राहुल जो है वो अकॉम्प्लिस है, ठीक है। अकॉम्प्लिस का मतलब सहायक, किसी अपराध में सहायता करने वाले को अकॉम्प्लिस कहा जाता है, ठीक है। जब वही सहायक विटनेस बन जाता है तो उसको बोला जाता है अकॉम्प्लिस विटनेस, ठीक है। जैसे मान के चलिए राहुल बोलेगा कि यार अब तो मैं भी फंसूंगा मर्डर के केस में, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं कोर्ट में बोल दूंगा, पुलिस को बोल दूंगा कि भाई मैं तुमको जो अपराधी है असली मैं उसके बारे में बता देता हूँ, मुझे छोड़ दो, ठीक है। तो ये जो होता है ना, वो जो बोला कि मैं कोर्ट में बता दूंगा, आप मुझे लेके चलो लेकिन मुझे जो है सजा मत दिलवाना, तो पुलिस बोलेगा चलो इसी बहाने ओरिजिनल वकील, वो ओरिजिनल ऑफेंडर के पास तो पहुंच जाऊंगा ना मैं, ठीक है। तो पुलिस उसको क्या करती है, अकॉम्प्लिस विटनेस बना लेती है, ठीक है। तो अकॉम्प्लिस विटनेस को जब कोर्ट में लेके जाया जाता है और कोर्ट उसको बोलता है कि क्या तुमने सही में अपराधी को देखा है जिसने मर्डर किया था, वो बोलेगा हाँ, ठीक है। तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है ये अकॉम्प्लिस विटनेस के लिए परफेक्ट है। तो कोर्ट उसको जब एक बार अप्रूव कर देता है तो उसको बोला जाता है अप्रूवर, ठीक है। ये भी याद रखना, अप्रूवर कभी कभी पूछा जाता है। तो जब कोर्ट उसको अप्रूव कर देता है ना तो वो अप्रूवर हो जाता है फिर, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्ट जो है किस परिस्थिति में उसको माफ करेगा, पार्डन देगा, जब वो बंदा उस अपराध के बारे में पूरी जानकारी कोर्ट को दे देगा, ठीक है। और कोर्ट को ये बता देगा कि ये जो मर्डर हुआ था उसी ने किया है और मेरे पास इसके सबूत भी है, ठीक है। अगर कोर्ट को लगा कि इसने बोला था कि मैं बताऊंगा और बाद में ये झूठा एविडेंस देने लगा, ठीक है, तो फिर ये भी नप जाएगा। हमेशा याद रखना, पार्डन का कंडीशन होता है जो कि कोर्ट जो है उसके सारे एविडेंस, उसके सारे ज्ञान, उसके सारे जो भी उसको उस अपराध से जुड़ा मालूम होगा और उस आधार पर कोर्ट को सारे सबूत मिल जाते हैं तो कोर्ट उसको पार्डन दे देता है, ठीक है। पार्डन का मतलब होता है माफ कर देना, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं, वो तो सिर्फ इतना बोला था ना कि हाँ वो आ रहा है, ठीक है, उसका कोई रोल है नहीं, लेकिन उसने सिर्फ इतना बताने के लिए कोर्ट में आया और कोर्ट को असली जो मुजरिम था वहां तक पहुंचा दिया, तो कोर्ट इसीलिए उसको जो है पार्डन दे देता है, ठीक है। हालांकि ये जो पार्डन का सिस्टम है वो 7 साल से जो प्लस वो होता है ना इम्प्रिजनमेंट वाले मामले, उसी में होता है और ये कोर्ट ऑफ सेशन दे सकता है, ठीक है। पार्डन लोअर कोर्ट नहीं दे सकता, मैजिस्ट्रेट किसी को पार्डन नहीं दे सकता। पार्डन का अधिकार स्पेशल कोर्ट को है या सेशन कोर्ट को होगा, ठीक है। और ये भी याद रखना, अगर कंडीशन जिस कंडीशन पे उसको पार्डन दिया गया है, ठीक है, अगर वो फेल हो गया तो फेल का मतलब क्या, उसने जो भी अपराध की सूचना दी थी वो गलत साबित हो गई या उसने जो भी एविडेंस दिए थे वो फॉल्स हो गए, ठीक है, तो फिर उसको पार्डन नहीं मिलेगा, फिर उसको मर्डर के ही इल्जाम में उसको गिनती दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 30वां क्वेश्चन। यहाँ तक में किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। What do you mean by juvenile in conflict with law? ये मैंने आप लोगों को बताया था। कौन होता है जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, या चिल्ड्रेन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ऐसा कोई भी बच्चा जिसने क्राइम किया हो, ठीक है, या जिसके ऊपर एलिगेशन है कि इसने कोई अपराध किया है,
तो वैसे जुवेनाइल, जुवेनाइल का मतलब ये कि 18 साल से नीचे का होगा, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो वैसे बच्चे जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ माने जाते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को फिर क्या किया जाता है, ट्रायल के दौरान ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है, रिहैब किया जाता है, ताकि वो बच्चे समाज में रहने योग्य बन जाए। अगर उसके सारे व्यवहार वगैरह सब सही हो जाता है तो जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है उसको रिहा कर, ठीक है। एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाता है कि इसका अभी तक का जो डिटेल है वो एकदम परफेक्ट है, इसको अब रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32nd, डिस्पेंसिंग विद पर्सनल अटेंडेंस मीन्स, ठीक है। तो डिस्पेंसिंग विद पर्सनल अटेंडेंस का मतलब होता है व्यक्तिगत, ठीक है। मतलब पर्सनल का मतलब क्या है, व्यक्तिगत। अटेंडेंस का मतलब क्या होता है, उपस्थिति। और डिस्पेंसिंग का मतलब होता है छुटकारा। तो निजी या व्यक्तिगत उपस्थिति से छुटकारा कब मिलता है, ठीक है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर ये बताया गया है, ठीक है। जब कोर्ट कोई मैटर देखता है, ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो क्रिमिनल, जो अक्यूज होगा उसको भी तारीख पे आना पड़ता है, ठीक है। और जो कंप्लेनेंट होता है उसको भी आना पड़ता है। तो कभी कभी कंप्लेनेंट को तो माफ होता है क्योंकि उसके एवज में वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता ही है, ठीक है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अक्यूज्ड को हर तारीख पे आना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब मतलब अक्यूज्ड बेल पर है, बाहर है, ठीक है, और वो किसी कारण से बाहर चला गया है और आज तारीख है, तो क्या होता है, कोर्ट में वकील बोलता है कि सर मैं आज इसके मतलब अगेंस्ट, मतलब उसके बिहाफ में मैं प्रोड्यूस हूँ और उसकी जो भी बात है वो मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट उसको जो है पर्सनल अटेंडेंस से छुटकारा दे देता है कि ठीक है तुम मत आओ, या कोई बाहर जाने वाला है या कोई बेड रिडन है, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में कोर्ट जो है उस अक्यूज्ड को नहीं आएगा तो भी चलेगा, ऐसे करके कोर्ट आगे प्रोसीजर चला देता है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है पर्सनल अटेंडेंस से डिस्पेंस कर देना, छुटकारा दे देना कि ठीक है भाई आपका वकील आ रहा है ना, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायल। तो मैंने बताया था आपको कि ट्रायल जो होता है वो 4 तरीके का होता है। तो सबसे पहले ट्रायल होता क्या है, तो ट्रायल मैंने आप लोगों को बताया था कि फिर से एक लाइन में फिर से बता देता हूँ, 1 सेकंड में, ठीक है। कि देखो जब कोई अपराध होता है तो पुलिस क्या करता है, एफआईआर दर्ज करता है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन करता है पुलिस, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 60 या 90 दिनों में वो अपने इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करता है कि मुझे इस इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया, ठीक है। तो वो जो पुलिस कोर्ट में जमा करता है उसको पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट भी कहा जाता है। जैसे ही चार्जशीट मिलेगा कोर्ट में, कोर्ट का जो है ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो कोर्ट जो ट्रायल शुरू करता है तो फर्स्ट डे क्या होता है, अक्यूज्ड से पूछा जाता है, ठीक है, कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये सेक्शन लगा है, तुमको क्या गुनाह कबूल है, ठीक है। तो गुनाह अगर उसको कबूल रहेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। 99% जो अक्यूज होता है वो बोलता है नहीं मुझे गुनाह कबूल नहीं है, मैंने नहीं किए हैं, मुझे ट्रायल फेस करना है, ठीक है। तो फिर ट्रायल हो जाएगा शुरू। तो अब जो है उसके जो वकील हैं, अगर उनको लगेगा कि चार्जशीट में कोई सेक्शन ऐसे हैं जो गलत है तो उसको भी वेरीफाई किया जा सकता है। कोर्ट को लगेगा कि कोई सेक्शन सही नहीं है तो उसको भी कोर्ट जो है कंसीडर करेगा, ठीक है। इसके बाद होगा चार्ज फ्रेम, चार्ज फ्रेम किया जाता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो जो धाराएं उसके ऊपर लगाई गई है उसके ऊपर कोर्ट जो है संज्ञान लेगा। फिर दोनों तरफ से वकील आएंगे, दोनों तरफ से जो है आर्गुमेंट होगा, क्रॉस ये होगा, एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, चीफ एग्जामिनेशन होगा, फाइनल आर्गुमेंट होगा, जजमेंट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायल। तो इसको बोलते हैं ट्रायल। जहां चार्जशीट कोर्ट में फाइल हुआ, पुलिस ने अपना फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में फाइल किया, ट्रायल शुरू, ठीक है। अब ट्रायल शुरू होते ही क्या होता है, जज जो है अक्यूज से पूछता है कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये धारा में केस दर्ज है, तुमको कबूल है क्या। तो वो बोलेगा कबूल है, तब तो कोर्ट वहीं पे उसको कन्विक्ट करके सजा सुना देगा। 99% केस में नहीं मानता है, वो बोलता है कि मुझे ट्रायल फेस करना है, ठीक है। तो ये भी बोलने का एक अलग ही रीजन होता है क्योंकि उसको पता है कि मैंने किया है, बोल दूंगा तो अभी का अभी सजा दे देगा, ठीक है। अगर बोल दूं कि मैंने नहीं किया है तो कम से कम 5-10 साल तो केस चलेगा ही, मुझे कन्विक्ट साबित करने के लिए इसको 10 साल लग जाएगा, तो 10 साल तो मैं बाहर रह ही लूंगा,
ऐसा होता है, ठीक है। तो जो भारतीय न्याय व्यवस्था है ना, उसमें अगर कोई मर्डर का आरोपी है ना, तो वो भी बोलेगा कि नहीं मैंने मर्डर नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि वो जब तक साबित होगा ना कि मैं मर्डर किया था, तब तक 5 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है और ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसको बोलते हैं ट्रायल। ट्रायल 4 टाइप का होता है। एक होता है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल का मतलब होता है इसमें कोई प्रोसेस वगैरह नहीं होते हैं, इसमें छोटे मोटे अपराध होते हैं, जैसे मान के चलिए आपने सिग्नल तोड़ दिया, ठीक है, ट्रैफिक वायलेशन किया, ड्रिंक एंड ड्राइव किया, ठीक है, किसी का पर्स मार लिया, ठीक है, या आपने ट्रेन का रेलवे का जो होता है ना बोर्ड, उसको क्रॉस कर दिया, फर्स्ट क्लास में आप बैठ गए जबकि उसमें नहीं बैठना चाहिए था, आपका सेकंड क्लास का टिकट था। तो ऐसे जो माइनर ऑफेंसेस होते हैं उसमें कोर्ट समरी ट्रायल करता है। समरी ट्रायल का मतलब क्या, जाओ कोर्ट में, आपको बुलाया है कोर्ट में, जाओ वहां पे बोलो कि हाँ मेरे से ये गलती हो गया है, कोर्ट बोलेगा इतना फाइन भरो, कहानी खत्म, केस वहीं रफा दफा, केस बना भी था, खत्म भी हो गया उसी दिन। तो इसी को बोलते हैं समरी ट्रायल, ऑन द स्पॉट खत्म। दूसरा होता है समन ट्रायल। समन ट्रायल का मतलब क्या होता है, जो 2 साल से नीचे का जो अपराध होगा उसमें जो ट्रायल होता है वो समन ट्रायल, ठीक है। 2 साल से ऊपर के जो भी ऑफेंसेस होते हैं उसमें जो ट्रायल होता है वो वारंट ट्रायल होता है, ठीक है। चौथा होता है सेशन ट्रायल। सेशन ट्रायल का मतलब सेशन कोर्ट के द्वारा किए गए ट्रायल को सेशन ट्रायल कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है सीरियस ऑफेंसेस का जो है ट्रायल किया जाता है। तो मोटा मोटी जो है सेशन कोर्ट के पास 7 साल से ऊपर के जो भी गंभीर अपराध होते हैं उसका ट्रायल बेसिकली सेशन कोर्ट में ही होता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप के ट्रायल हो गए। नेक्स्ट है आपका हु हैज जुरिस्डिक्शन इन केसेस ऑफ जुवेनाइल, ठीक है। तो जुवेनाइल का जो जुरिस्डिक्शन होता है, कोई भी बच्चा जो है, ठीक है, जो जे एक्ट के अंदर गवर्न होता है, ठीक है, जिसने कोई अपराध किया हो, ठीक है, तो उसको जो उसका जो जुरिस्डिक्शन होता है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का होता है। अभी आपको पता होगा हाल ही में ये पोर्शे कार एक्सीडेंट का पता है। पोर्शे कार था ना, बहुत महंगा कार था, उसे किसी बच्चे ने एक्सीडेंट कर दिया था। पोर्शे कार, उसमें लोग मारे भी गए थे, उसमें जेजेबी ने उसको बेल दे दिया था, ठीक है। तो ये होता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं, ठीक है, उनको जो हैंडल करते हैं वो है उसका टीम, या उसको उस कोर्ट को बोला जाता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय इन कैमरा प्रोसीडिंग। देखो, इन कैमरा प्रोसीडिंग जो होता है ना वो ऐसे मामले में होता है जो सेक्सुअल नेचर के हो, ठीक है। जैसे मान के चलिए रेप हो गया, ये गैंग रेप हो गया, ठीक है। ऐसे मामले जिसमें महिलाओं के साथ जो है कुछ ऐसे अपराध घटित हो जिसको पब्लिक प्लेस में डिफाइन नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उनका जो प्रोसीडिंग होता है वो होता है आपका इन कैमरा प्रोसीडिंग। इन कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है, वो प्राइवेट प्लेस में, जैसे कोर्ट है, ठीक है, तो कोर्ट में अमूमन सब बैठते हैं, जनरल पब्लिक भी। तो जब प्राइवेट प्रोसीडिंग शुरू होगा, इन कैमरा प्रोसीडिंग, तो सबको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और फिर सिर्फ विक्टिम रहेगा और वकील रहेंगे। विक्टिम से सवाल पूछा जाएगा और उनके जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे वो भी उनके साथ होते हैं, ठीक है। तो जो इन कैमरा प्रोसीडिंग होता है वो सिर्फ केस से रिलेटेड लोग होंगे, विक्टिम होगी, जज होंगे, दोनों पक्ष का वकील होगा और विक्टिम के जो भी रिलेटिव होंगे वो होंगे, ठीक है। बस इतने लोग में ही वो ट्रायल शुरू होता है, ठीक है, प्रोसीडिंग कंडक्ट किया जाता है। तो इसको बोला जाता है इन कैमरा प्रोसीडिंग। इसमें पब्लिक प्लेस, मीडिया, जो भी आम पब्लिक होते हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। और खास करके ऐसे मामले जो होते हैं वो महिला जज के द्वारा ही किए जाते हैं। और सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं उसमें ही ये इन कैमरा प्रोसीडिंग कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर रेप, गैंग रेप, सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह वगैरह। तो ये था हमारा 35th क्वेश्चन। अगर यहाँ पे किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनक्वेस्ट पंचनामा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप समझो इनक्वेस्ट का मतलब क्या होता है। इनक्वेस्ट का मतलब होता है जब कोई लावारिस लाश मिलता है ना, ठीक है, तो जब उनकी उसका इंक्वायरी होता है तो उसको बोला जाता है इनक्वेस्ट, ठीक है, लावारिस लाश का।
जिसका कोई माँ बाप नहीं है और एकदम सस्पिशियस है कि इसकी मौत कैसे हुई ये भी नहीं पता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है इनक्वेस्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इनक्वेस्ट पंचनामा क्या होता है। तो जब ऐसे बॉडी जो सस्पिशियस कंडीशन में हो, ठीक है, और जिसका कोई माँ बाप ना हो, जिसका पता ही न चले कि ये डेड बॉडी किसका है और इसका मौत कैसे हुआ, ठीक है, तो एकदम सर क्या बोलते हैं, एकदम सस्पिशियस है, ठीक है, तो ऐसे मामले में जब पंचनामा होता है तो उसको बोला जाता है इनक्वेस्ट पंचनामा, ठीक है। तो जो भी वहां पे बॉडी के आसपास दूर दराज में जो भी होंगे उनसे पूछा जाएगा कि आपने इनको देखा था क्या आसपास में या हालिया दिनों में कभी, ठीक है। तो ये तो जब ऐसे बॉडी पुलिस को मिलता है जो सस्पिशियस हो, ठीक है, और जिसके मौत का कोई अभी तक पता न चला हो, ठीक है, कि उसकी मौत कैसे हुई, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जब कोर्ट ये पुलिस पंचनामा बनाता है तो उसको बोला जाता है इनक्वेस्ट पंचनामा, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि विटनेस कोई आसपास में रहा हो, जिसने पहले इसको देखा हो, क्या पता 2 दिन पहले यहाँ पे आया हो वो घूमने, किसी ने तो देखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से उनके बॉडी पे कोई इंजरी तो नहीं है, लास्ट सीन क्या था, इसके साथ क्या हुआ था, ये सारी जानकारी हम जमा करते हैं। हालांकि हमारे पास कुछ होता ही नहीं क्योंकि वो सस्पिशियस है, ठीक है, इसकी मौत कैसे हुई ये भी नहीं पता है, ये कौन है ये भी नहीं पता है, ठीक है। तो ऐसे कोई लावारिस लाश जिसका पंचनामा होता है उसको इनक्वेस्ट पंचनामा कहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन अ ट्रायल, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे ही तो केस डिपेंड करता है, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, सरकारी वकील होता है, किसका पक्ष रखता है, सरकार का। तो सरकार कोर्ट में किसको रिप्रेजेंट करती है, विक्टिम को, ठीक है। तो इनडायरेक्टली पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसको रिप्रेजेंट करता है, विक्टिम को। तो अब अक्यूज्ड को सजा होगा या नहीं होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही वो सारे एविडेंस देंगे कोर्ट में जिससे ये साबित होगा कि विक्टिम के साथ सही में गलत हुआ, बराबर। विक्टिम तो खुद से कोर्ट में जाएगी नहीं, खुद से आर्ग्यू करेगी नहीं, ठीक है, तो उसके बिहाफ में करेगा कौन, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो अक्यूज्ड बेल पे रिहा होगा या अक्यूज्ड जेल जाएगा ये पूरा का पूरा भार किसके ऊपर होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर केस जीतना हो, ठीक है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपने फेवर में रखो कभी भी। अगर बड़ा बड़ा केस है, ठीक है, आप देखिए कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पे मैंने कल ही देखा था कि ये जो ट्रायल होता है ना, अक्यूज्ड को भी पता है कि उसने क्या किया है, विक्टिम को भी पूरा पता है, ट्रायल होता किसका है, जज का, ठीक है। ये मैंने कल ही किसी को जो लगाया देखा था कि मतलब अक्यूज्ड को भी फैक्ट पता है, विक्टिम को भी फैक्ट पता है, ठीक है। अभी ट्रायल किसका होगा, जज का होगा, ऐसा। तो ये होता है। तो ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाला सीन है ना, ये ट्रायल में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी अक्यूज्ड, ठीक है, वो बाहर होगा या जेल में जाएगा वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर। उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अगर थोड़ा सा भी ढीला कर दिया केस तो सामने वाला बेल लेके निकल जाएगा, ठीक है। तो अक्यूज्ड गिल्टी है या नहीं है ये पूरा का पूरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आर्गुमेंट और एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का बहुत वाइड रोल होता है। मैं पढ़ देता हूँ, इन अ क्रिमिनल ट्रायल, ठीक है, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट प्रेजेंटिंग एविडेंस एंड आर्गुमेंट टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड, ये मैंने पहले बताया। Their primary responsibility is to ensure justice is served, not just to secure a conviction. They are responsible for conducting the prosecution in session court and higher court, and they may also guide investigation agency on legal procedure. ठीक है, सही बात है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है पुलिस को भी बहुत सारा ज्ञान देता है कि आप इस तरीके से एविडेंस कलेक्ट करना तो मैं कोर्ट में प्रोड्यूस करूंगा तो उसको कन्विक्शन मिल जाएगा, इस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करो तो थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगेगा, ठीक है। तो ये सही बात है क्योंकि पुलिस भी सरकार का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी सरकार का, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पुलिस जो है वो मिल के काम करता है किसी भी अक्यूज्ड को कन्विक्ट करने तक जो सफर होता है ना, उसमें दोनों अपनी अपनी भागीदारी पूरा निभाते हैं, ठीक है।
तो यही है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल कि कोई भी अक्यूज्ड जो है, अगर आरोपी है तो विक्टिम का पूरा एविडेंस और जो विटनेसेस हैं उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करे, और जो अक्यूज्ड है उसको सजा दिलाए, ठीक है, और इंश्योर करेगा कि वो न्याय करे, ठीक है, उससे न्याय हो। तो यही है उनका रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन समन केस। समन केस कौन सा केस होता है? जिसमें 2 साल से नीचे का जो पनिशमेंट है वो हो, तो वो सारे केस समन केस होते हैं, ठीक है। 2 साल से अगर ऊपर के मामले हो गए तो वो वारंट केस हो जाएंगे। हमेशा याद रखना, 2 साल से नीचे का पनिशमेंट अगर किसी अपराध में है तो वो जो केस है वो समन केस है। 2 साल से ऊपर का पनिशमेंट किसी केस में है तो वो केस वारंट केस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और इसी ये जो समन और वारंट का केस है इसमें ये भी याद रखना है, समन जो है वो लेस हीनियस होगा, ठीक है, और ये जो वारंट केस है वो हीनियस होगा। हीनियस होगा तभी तो पनिशमेंट ज्यादा होगा ना उसका, ठीक है। समन केस लेस हीनियस होता है तभी तो उसका 2 ही साल तक पनिशमेंट हो सकता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा अपराध जिसमें अक्यूज्ड को बेल लेना अधिकार ना हो, ठीक है, और ये पूरा का पूरा डिस्क्रिशनरी पावर हो किसका? कोर्ट का। तो ऐसे मामले नॉन बेलेबल मामले होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं वो सीवियर नेचर के होते हैं, हीनियस नेचर के अपराध होते हैं, ठीक है। जैसे आपका मर्डर हो गया, रेप हो गया, एसिड अटैक हो गया, रॉबरी हो गया, डकैती हो गया, स्नैचिंग हो गया, ये सारे जो अपराध हैं उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस माने जाते हैं क्योंकि ये हीनियस होते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन कम्युनिटी सर्विस। ये 14th सवाल है। कम्युनिटी सर्विस आप लोगों को बताया था मैंने कि हमारे जो भारत में 6 तरीके का पनिशमेंट है, ठीक है, 6 तरीके का पनिशमेंट है। सबसे पहला पनिशमेंट क्या है? डेथ पेनल्टी है, ठीक है। दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। डेथ पेनल्टी का मतलब जो हैंग करते हैं ना, फांसी की सजा, ठीक है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब आजीवन कारावास, जब तक जिंदा है तब तक जेल में रहो, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो आजीवन कारावास है तो इसमें हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि इसको कितना रखा जाए, ठीक है, जेल में। तो आजीवन कारावास 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है टिल लाइफ, ठीक है। टिल लाइफ का मतलब उसको पूरा जीवन जेल में रहना पड़ेगा। और एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है सिंपल, जिसमें उसको 20 साल बाद छोड़ दिया जा सकता है, ठीक है। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का एक जो आंकड़ा होता है ना समय के हिसाब से, तो ये माना जाता है कि अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है तो उसको कम से कम 20 साल रहना पड़ेगा जेल में, ठीक है, ऐसा। इसके बाद तीसरा होता है आपका इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल। जेल कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होगा ये रिगरस। रिगरस का मतलब उसको अंदर में काम भी करवाया जाएगा, सश्रम कारावास बोलते हैं उसको। और दूसरा होता है सिंपल। सिंपल का मतलब क्या कि उसको जेल में रखा जाएगा, 2 टाइम का खाना मिलेगा, ऐश मौज करेगा, बस उसको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो 2 टाइप का, तो ये हो गया, तो ये हो गया तीसरा। चौथा क्या है? फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फोरफीचर का मतलब क्या होता है? कोई भी बंदा नहीं आ रहा है तो उसको प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा कोर्ट कि अब तो आएगा तू, ठीक है, प्रॉपर्टी तेरा ले लिया मैंने, तो अब तो आएगा। तो उसको बोला जाता है फोरफीट करना, उसके प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लेना। पांचवा होता है आपका फाइन। फाइन का मतलब क्या होता है? मोनेटरी कंपनसेशन बोला जाता है इसको, जैसे 10,000 20,000 का फाइन लगाते हैं वो। लास्ट जो छठा है वो पहले नहीं था, ठीक है। हमारे सीआरपीसी में 5 टाइप के ही पनिशमेंट थे, अभी ये छठा बढ़ाया गया है जिसका नाम है कम्युनिटी सर्विस। यही सवाल अभी आपसे पूछा गया 14th में, डिफाइन कम्युनिटी सर्विस। तो जब बीएनएसएस आप पढ़ोगे तो सेक्शन 23 में इसके बारे में प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि कोई भी बंदा जो पहली बार कोई अपराध करता है और उस अपराध का नेचर बहुत सीवियर नहीं है, मतलब हल्का फुल्का है, तो उसको एक चांस मिलना चाहिए रिहैब करने के लिए। तो उसको क्या किया जाएगा? उसको इस 5 तरीके का जो पनिशमेंट है वो न देते हुए उसको कम्युनिटी सर्विस दिया जाएगा। कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या होता है? समाज सेवा के तौर पर कोई ऐसे काम दिए जाए जिससे वो रिहैब भी हो जाएगा और उसको पनिशमेंट भी नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल 4, उसको 1 महीने के लिए ट्रैफिक हवलदार का काम करने बोल देगा,
ठीक है, या उसको बोल देगा 1000 पेड़ लगाओ, या उसको बोल देगा किसी गरीब अनाथ आश्रम में जाके 1 महीना खाना खिलाओ। तो कुछ ऐसे काम जिससे सामाजिक सेवा हो सके, ऐसे भी पनिशमेंट दिए जा सकते हैं। तो ये था आपका 14th क्वेश्चन। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो